हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी रोचक कहानियाँ चैनल। फाइनली आप सबका इंतज़ार खत्म हुआ। हम फिर लौट रहे हैं नई कहानियों के साथ। ये एक वेब सीरीज है जिसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो जल्दी से चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी का नाम है मुझे इश्क हुआ तुमसे। रात के करीब 1 बजे बीच सड़क पर एक लड़की शादी का जोड़ा पहने, आंखों में आंसू और बेतहाशा डर लिए भागी जा रही थी और उसका वह जोड़ा काफी सारी जगह से फटा हुआ था, जैसे किसी ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की हो। उस लड़की के बदन से उसका दुपट्टा गायब था, साथ ही ब्लाउज के दोनों बाजू बुरी तरह से फटे हुए थे और उसका लहंगा भी काफी सारी जगह से फटा हुआ था। वह बस आंखों में डर और आंसू लिए तेज तेज भाग रही होती है। वह लड़की काफी ज्यादा दुबली पतली और खूबसूरत थी। उसी के पीछे काफी सारे गुंडे उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। एक गुंडा भागते हुए ही बोला, पकड़ो उस लड़की को, वो बचकर जाने ना पाए। अगर आज वो लड़की भागकर निकल गई तो बॉस हमारी जान ले लेंगे। वो बचकर जानी नहीं चाहिए, पकड़ो उसे। ये बोलते हुए ही वह अपने सारे साथियों को उस लड़की को पकड़ने के लिए बोलता है और खुद अपनी सारी ताकत लगाकर भाग रहा होता है। तो वह लड़की भी अपनी जान बचाते हुए ही काफी तेज भागे जा रही थी। उसे बस किसी भी तरह से उन गुंडों से बचना था। दूसरी तरफ सड़क के बीचों बीच काफी सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। वह सारी ही गाड़ियां बहुत ज्यादा महंगी और शानदार नजर आ रही थी। उन गाड़ियों के सामने एक बड़ी सी गाड़ी थी और उस गाड़ी के पास एक हैंडसम सा 6 फीट लंबा मस्कुलर बॉडी का मालिक और देखने में किसी हैंडसम हीरो की तरह दिखने वाला एक लड़का बेहद गुस्से में खड़ा हुआ था और वह वैसे ही गुस्से में ही अपनी कार की डिक्की पर अपना एक हाथ जोर से मारकर बेहद ही गुस्से में बोला, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। मेरी सालों की मेहनत ट्रस्ट के नाम बिल्कुल नहीं जा सकती। मैंने सालों मेहनत करके अपना खून पसीना बहाकर इतनी मेहनत से अपनी कंपनी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया है और अब मेरी सालों की मेहनत ट्रस्ट में चली जाए, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं होने दे सकता हूँ। ये बोलते हुए ही वह लड़का बहुत ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा था। साथ ही इस समय उसकी दोनों आंखें खून सी लाल हो रखी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अगर इस समय उसके सामने कोई भी आया तो वह उसकी जान ही ले लेगा। अपने बॉस की बात सुनकर और उसका गुस्सा देखकर पास ही खड़े सारे गार्ड बहुत ज्यादा डर जाते हैं और डर की वजह से सबका बहुत बुरा हाल हो रखा था। साथ ही किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो वह कोई भी मूवमेंट कर सके। वह लड़का गुस्से में ही जोर से चिल्लाकर बोला, क्या सनाया का कुछ पता चला? वो कहाँ पर है? जैसे ही वह लड़का इस बात को बोलता है, ठीक वैसे ही उस लड़के का मैनेजर जो कुछ दूरी पर खड़ा था, वह डरते हुए ही बोला, सर, सनाया मैडम तो शाम को ही इंडिया छोड़कर जा चुकी है। उन्हें आपसे शादी नहीं करनी थी, इसलिए वह आपको बिना कुछ भी बताए इंडिया से बाहर चली गई। जैसे ही वह लड़का अपने मैनेजर की इस बात को सुनता है, ठीक वैसे ही उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह गुस्से में चिल्लाकर बोला, वो भाग रही थी और तुम सबने उसे भागने दिया? वो मुझे धोखा देकर कैसे जा सकती है? इतना बोलकर वह एक गहरी सांस लेता है और अपने हाथ में पहनी घड़ी में समय देखते हुए ही बोला, अगर वो भाग गई तो क्या हुआ? किसी भी दूसरी लड़की को लेकर आओ। मुझे बस एक लड़की चाहिए शादी के लिए, फिर वह जैसी भी हो, आई डोंट केयर। मुझे बस लड़की चाहिए। अगर आज सुबह 5 बजे से पहले मेरी शादी नहीं हुई
तो मैं अपना सब कुछ खो दूंगा। मैं अपनी मेहनत से बनाई उस कंपनी को खो नहीं सकता। मुझे किसी भी कीमत पर शादी करनी है और सुबह 5 बजे के पहले ही करनी है। ये बोलते हुए वह लड़का बहुत गुस्से में था। मैनेजर डरते हुए बोला, सर, रात के 1 बज रहे हैं और इतनी रात में कौन सी लड़की मिलेगी जो आपसे शादी करने के लिए राजी हो जाए। शहर की सारी लड़कियां आपसे इतना ज्यादा डरती है और साथ ही वे आपको गे समझती है, जिस वजह से ना ही कोई लड़की आपसे शादी करना चाहती है और ना ही कोई आपके गुस्से को देखकर आपके करीब आना चाहती है। और ऊपर से इतनी रात में भला कौन सी लड़की यहाँ पर मिलेगी। मैनेजर बहुत ज्यादा डरते हुए बोला और अपनी बात खत्म करने के बाद वह अपनी दोनों आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे पता था अब उसके बॉस उसे जरूर गोली मारने वाले होंगे। अपने मैनेजर की बात सुनकर वह लड़का सच में गुस्से से एकदम बौखला सा जाता है और गुस्से में आकर ही वह अपने पॉकेट में रखी अपनी गन निकालकर मैनेजर पर तान देता है। तो दूसरी तरफ वह लड़की सड़क पर भागते हुए बहुत ही ज्यादा थक गई थी। अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। साथ ही काफी दिनों से कुछ भी न खाने की वजह से अब उसका सर भी घूमने लगा था। साथ ही पैरों पर चप्पल ना होने की वजह से उसके दोनों पैर बुरी तरह से छिल चुके थे और उसके पैरों से खून बह रहा था, जो सड़क पर ही छपते जा रहा था। और भागते भागते ही उसे वह सारे गुंडे अपने काफी करीब आते हुए महसूस होते हैं, जिन्हें महसूस कर उस लड़की का सारा बदन डर से कांप सा जाता है और वह और भी हिम्मत जुटाकर सड़क पर भागने लगती है। और भागते हुए भी उसकी आंखें अब बंद सी होने लगती है और वह अपनी आंखों को बंद किए हुए ही सामने की तरफ भागती है और भागते हुए ही वह जाकर किसी की पीठ से टकरा जाती है। जैसे ही वह किसी की पीठ से टकराती है, ठीक वैसे ही एक तेज गोली चलने की आवाज उस सुनसान सड़क पर फैल जाती है। जैसे ही वह लड़की अपनी आंखों को बंद किए दौड़ते हुए ही उस लड़के की पीठ से टकराती है, ठीक वैसे ही उस लड़के के हाथ में पकड़ी गन से गोली चल जाती है और मैनेजर की तेज चीख निकल पड़ती है। तो वह लड़का जिसके हाथ में इस समय गन थी, वह एकदम हैरान सा अपनी जगह पर ही थम सा जाता है। तो गोली की आवाज सुनकर उस लड़की के हाथ अपने आप ही उस लड़के के सीने पर चले जाते हैं और वह अपनी बंद आंखों को और भी कसकर बंद किए ही अपनी पकड़ उस लड़के के सीने पर कस देती है। आसपास मौजूद सारे ही गार्ड जब इस नज़ारे को देखते हैं तो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, मगर किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं थी जो वह कुछ भी बोल सके। तब मैनेजर अपनी आंखों को फाड़े अपने जमीन पर ही बैठा हुआ था और उसके एक हाथ की बाह से खून बह रहा था, क्योंकि गोली उसकी बाह को छूकर जो गई थी। वह लड़का एकदम हैरान होकर अपनी जगह पर ही खड़ा ही था। उतने में ही उसके कानों में बहुत सारे कदमों की एक साथ आहट सुनाई देती है, जिसे सुनते ही वह लड़का अपने होश में आता है और जैसे ही अपने सीने से उस लड़की का हाथ हटाकर पीछे पलटता है, ठीक वैसे ही अपने सामने एक लड़की को देखकर हैरान हो जाता है। वह लड़की अभी भी अपनी आंखों को बंद किए हुए ही थी, साथ ही काफी ज्यादा डरी सहमी भी। उन दोनों में से कोई भी कुछ बोल पाता उससे पहले ही वहां पर एक आवाज आती है, वो रही वो लड़की। जैसे ही यह आवाज उस लड़की के कानों में पड़ती है, ठीक वैसे ही वह लड़की अपनी दोनों आंसुओं से भीगी हुई आंखें खोल देती है। आंखों के खुलते ही उसकी आंखों के आगे उस लड़के का हैंडसम सा चेहरा होता है, जिसका नाम शौर्य मेहता होता है। शौर्य की नजर उस लड़की के चेहरे पर पड़ती है, जिसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई होती है और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था।
अभी वह दोनों एक दूसरे को देख ही रहे थे, उतने में ही उनके साथ वहां पर मौजूद सारे गार्ड के कानों में आवाज पड़ती है, देख क्या रहे हो, ले चलो उस लड़की को, कहीं वापस भाग न जाए। वैसे भी बहुत दौड़ा लिया इस लड़की ने हमें। इतना बोले गुंडा अपने सारे आदमियों की तरफ देखने लगता है। उसकी बात सुनते ही वह लड़की बुरी तरह से डर जाती है। उसकी आंखें वापस से डर से भर जाती है, साथ ही वह बुरी तरह से कांपने लगती है। तो शौर्य की नजर उस लड़की के डरे से में चेहरे से होते हुए उसके फटे हुए कपड़ों पर पड़ती है, साथ ही उसकी गालों पर बने उंगलियों के निशान पर, जिन्हें देखकर शौर्य की नजर उसके डरे से चेहरे पर थम जाती है। ठीक तभी एक हट्टा कट्टा गुंडा आगे आते हुए बोला, ए हीरो, लड़की को हमारे हवाले कर दे, ये हमारे बॉस का माल है, ये यहाँ से सीधे बॉस के बिस्तर पर जाएगी उनका खिलौना बनने। इतना बोल वह जोरों से हंसने लगता है। तो उस गुंडे की बात सुनकर वह लड़की और भी डर जाती है और डर की वजह से वह झट से उस लड़के के सीने से लग जाती है और उसके सीने से लग जोर से रोते हुए ही बोली, हमें बचा लीजिए प्लीज, हमें इन गुंडों से बचा लीजिए, वरना ये सब हमारी जिंदगी नर्क बना देंगे, हमें बचा लीजिए इनसे। ये बोलते हुए ही वह रो पड़ती है और बहुत कसकर शौर्य को हक कर लेती है। शौर्य जो उस लड़की के ऐसे हक करने से हैरान था, वह होश में आकर उन गुंडों को देखता है जो उस लड़की को ही आंखें फाड़े देखे जा रहे थे। तो वह गुंडा शौर्य के पास आकर जैसे ही उस लड़की का हाथ पकड़ने के लिए अपना एक हाथ आगे करता है, ठीक वैसे ही शौर्य अपने हाथ में पकड़ी गन उसके ऊपर पॉइंट कर उसके माथे पर गोली चला देता है। गोली की आवाज से वह लड़की और भी कसकर उस लड़के की पीठ पर अपनी पकड़ कस देती है और डर के कारण वापस से आंखें बंद कर लेती है। अपने साथी को मरते देख सारे गुंडे हैरान हो जाते हैं और जैसे ही शौर्य को मारने के लिए आगे आते हैं, ठीक वैसे ही शौर्य अपने सारे गार्ड को आंखों से ही इशारा करता है, जिसे समझकर पहले ही पोजीशन में खड़े गार्ड उन गुंडों पर टूट पड़ते हैं और 2 मिनट से भी कम समय में उन सबका खेल खत्म कर देते हैं। यहाँ तक उन गुंडों के गले से उनकी आवाज तक बाहर नहीं निकलने देते। शौर्य वह बस हैरानी के साथ ही उस लड़की को देख रहा होता है और अपनी सारी हैरानी छुपा वह धीरे से बोला, सारे गुंडे भाग चुके हैं तो तुम मुझसे अलग हो सकती हो मिस। बोलते हुए ही रुक जाता है क्योंकि उसे उसका नाम जो पता नहीं था। शौर्य की आवाज से वह लड़की अपने होश में आती है। उसे एहसास होता है वह किस तरह से किसी अनजान लड़के के सीने से लगी है, जिसे महसूस कर वो जल्दी से शौर्य की बाहों से अलग होकर अपनी नजरें झुका लेती है। शौर्य उसकी झुकी नजरों को देख बोला, कौन हो तुम और इतनी रात में ऐसे क्यों भाग रही हो, क्यों पड़े हैं वो गुंडे तुम्हारे पीछे। इतना बोलकर शौर्य शांत हो जाता है। लड़की अपनी नजरों को धीरे से उठाकर शौर्य को देखकर बोली, मेरा नाम जानवी है और वो गुंडे मुझे अपने मालिक के बेटे के पास ले जाना चाहते हैं। उन लोगों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया और मेरे साथ जबरदस्ती करने की। इतना बोल वह रो पड़ती है। शौर्य जानवी की हालत और उसके फटे हुए कपड़ों को देखकर सब कुछ समझ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह जानवी को देखकर बोला, कहाँ जाओगी अब तुम, वो गुंडे वापस तुम्हें ढूंढने जरूर आएंगे। जानवी रोते हुए ही, पता नहीं। शौर्य अपनी आंखों में चमक लिए, मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। जानवी अपने सारे आंसू साफ कर, कैसा ऑफर। शौर्य, तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें उन गुंडों से प्रोटेक्ट करूंगा। जैसे ही शौर्य इस बात को बोलता है, ठीक वैसे ही जानवी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। वो वैसे ही हैरानी के साथ शौर्य को देखकर बोली,
क्या? बदले में तुम्हें मुझसे शादी कर 1 साल के अंदर ही मुझे एक बेबी देना होगा। अगर तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा भी सकती हो। 1 साल बाद मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये कहते हुए ही वह अपनी सारी बात जानवी के सामने रख देता है और उसके कुछ बोलने का इंतजार करने लगता है। शौर्य की बातों को सुनकर जानवी खुद से ही बोली, तेरे पीछे तो गुंडे लगे हैं जानवी, जो तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और फिर ले जाकर उस मंत्री के बेटे के बिस्तर पर फेंक देंगे, जो हर दिन तुझे अपने पैरों के नीचे कुचलेगा। तेरा सारा परिवार भी मारा गया है। तेरे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो तुझे प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ तक तू खुद भी अपने आप को नहीं बचा सकती है और तुझे अपने परिवार की मौत का बदला भी तो लेना है। ये लड़का खुद सामने से तुझे ऑफर दे रहा है, जिसे देख साफ पता चल रहा है ये कितना पावरफुल है। अगर तू इससे शादी कर भी लेती है तो बुराई क्या है इसमें? वैसे भी तेरे पास कुछ भी नहीं जो तू खोए। एक अकेली सबसे कीमती तेरी इज्जत जो तेरे साथ है, अगर तू वो इसे दे भी देती है तो तुझे कभी भी अपने इस फैसले पर अफसोस नहीं होगा। यही सब सोचते हुए ही वह शौर्य को देखती है, जो उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, जिसे देख वह हाँ में सर हिला देती है। तो जानवी की हाँ सुनकर शौर्य के होठों पर बड़ी सी चमक आ जाती है। करीब 2 घंटे बाद ही जानवी एक दूसरे शादी के जोड़े में तैयार होकर एक बहुत बड़े और आलीशान से कमरे में बड़े से किंग साइज बेड पर बैठी हुई थी और इस समय उसके गले में एक मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर था, जो गवाही दे रहा था जानवी अभी ही किसी की पत्नी बनी है। जानवी बेड पर बैठी उस बड़े से कमरे को निहार रही थी। इस समय वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। साथ ही उसके चेहरे पर घबराहट भी नजर आ रही थी। उसके दोनों पैरों के पंजों पर बैंडेज बंधी हुई थी, जिस वजह से वह पैरों को लंबा कर बैठी हुई थी और उस कमरे को देखते हुए ही कुछ देर पहले कैसे उसकी शादी एक अनजान लड़के के साथ हो गई, जिसका उसे नाम तक नहीं पता। जानवी अभी ये सब सोच ही रही थी, तभी बाथरूम का डोर खुलता है और शौर्य नहाकर बाहर निकलता है। डोर खुलने की आवाज सुनकर जानवी की नजर डोर की तरफ जाती है। जैसे ही वह शौर्य को देखती है, अचानक से उसके दिल की धड़कनें और भी तेज हो जाती है। उसका चेहरा शर्म से एकदम गुलाबी हो जाता है और वह झट से अपनी नजरों को झुका लेती है। शौर्य ने जानवी की ये सारी हरकतें नोटिस कर ली थी, जिसे नोटिस कर उसके होठों पर मुस्कान आ जाती है और वह एक नजर खुद को देखता है। उसने सिर्फ कमर पे बस एक टॉवेल लपेटा था और वह उस टॉवेल में भी काफी हॉट नजर आ रहा था। साथ ही पानी की बूंदें अभी भी उसके बदन पर चमक रही थी, जो उसे और भी हैंडसम बना रही थी। खुद को देखकर शौर्य अलमारी के पास जा अपने कपड़े निकालकर वहीं पर खड़ा होकर बेशर्म की तरह पहनने लगता है, जिसे वैसा करते हुए पाकर जानवी अपनी दोनों आंखों को कसकर बंद कर लेती है। साथ ही उसका चेहरा एकदम शर्म के कारण पहले से भी ज्यादा लाल हो जाता है। तभी उसे शौर्य की आवाज अपने कानों में सुनाई पड़ती है, जो बेड के पास आते हुए ही बोला, तुम सोई नहीं अभी तक और तुमने ये कपड़े चेंज नहीं किए? इतना बोल वह बेड पर चढ़कर बैठ जाता है और जानवी को देखने लगता है, जो बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी, बिल्कुल किसी परी की तरह, जिसे वैसे देखकर शौर्य की नजर जानवी के सुंदर से चेहरे पर जम जाती है और वह वापस से बोला, तुम अब कपड़े बदल सकती हो। जानवी, जिसे शर्म आ रही थी शौर्य से, उसी शौर्य को खुद के इतने करीब देखकर उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। वह धीरे से नजरें उठाकर धीमी आवाज में बोली, वो अभी हमारी शादी हुई है तो मुझे लगा आप शादी के बाद। ये बोलते हुए ही वह रुक जाती है। जानवी को आगे कुछ न बोलते हुए देखकर
शौर्य वापस से बोला, शादी के बाद क्या? बताओ मुझे, शादी के बाद क्या? ये बोलते हुए ही वह आंखों में एक मिस्टीरियस मुस्कान लिए जानवी को देखे जा रहा था। जानवी शौर्य की बात सुनकर चुप सी हो जाती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता वह क्या कहे, इसलिए वह बात को बदलते हुए ही बोली, वो हमारे पास बदलने के लिए कपड़े नहीं हैं। इतना बोल वह अपनी नजरों को इधर उधर करने लगती है। जानवी की बात सुनकर शौर्य हल्का सा मुस्कुराया और बेड से नीचे उतर अपनी अलमारी के पास जाता है और वहां से अपनी एक शर्ट निकाल जानवी के पास आकर उसे वह शर्ट देकर बोला, अभी के लिए तुम इसी से काम चला लो मिसेस, कल सुबह तुम्हें कपड़े मिल जाएंगे तुम्हारे लिए। इतना बोल वह खड़ा होकर जानवी को ही देखने लगता है। जानवी उस शर्ट को लेकर अपनी नजरें झुकाकर बोली, क्या हम आपके सामने ही कपड़े बदले? तो ये बोलते हुए ही जानवी की आवाज में काफी शर्म होती है। शौर्य बेशर्मी के साथ मुस्कुराते हुए बोला, ऑफ कोर्स, तुम मेरे सामने ही कपड़े बदल लो, बिल्कुल वैसे जैसे मैंने बदले। जैसे ही शौर्य इस बात को बोलता है, ठीक वैसे ही जानवी की आंखें हैरानी से फैल जाती है। शौर्य की बात सुनकर जानवी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह बस अपनी हैरानी सी बड़ी हुई आंखों के साथ शौर्य को देखने लगती है, जैसे बोलना चाहती हो, मैं नहीं हूं आपकी तरह बेशरम, तो आप मुझे बेशरम बनाने की कोशिश मत करिए और यहाँ से जाइए या फिर नजरें फेर लीजिए। ये सारी ही बातें जानवी शौर्य से बोलना तो चाहती थी मगर बोल नहीं पाती है, जिस वजह से वह बस हैरानी के साथ ही शौर्य के हैंडसम से चेहरे को देख रही होती है। शौर्य भी जानवी की सुंदर सी आंखों में देखते हुए ही बड़ी ही मदहोशी से भरी आवाज में जानवी के थोड़ा करीब झुककर बोला, मिसेस, तुम बोलो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं इन कपड़ों को बदलने में। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा, मैं बस कपड़े बदलने में ही तुम्हारी हेल्प करूंगा। वैसे भी आई एम योर हस्बैंड एंड यू आर माई वाइफ, सो हमारे बीच किसी भी तरह के पर्दे की क्या जरूरत है? वैसे भी हमें तो एक होना ही है। आज सुबह ना सही तो रात में ही सही, मगर हमें तो फिजिकल होना ही है। फिजिकल नहीं होंगे तो मुझे बेबी कैसे दोगी? इतना बोल वह मुस्कुराते हुए ही बस जानवी को देख रहा था। तो शौर्य की बात सुनकर जानवी का चेहरा और भी ज्यादा शर्म से लाल हो जाता है और उसका मन इस समय ऐसा कर रहा था जैसे वो अभी गड्ढा खोदे और उसमें समा जाए ताकि ये बेशर्म लड़का उसे देख भी न पाए। शौर्य बस जानवी के लाल हो चुके चेहरे को देखे जा रहा था और उसे वैसे देखकर शौर्य को जानवी पर हंसी आ रही थी और वह अंदर ही अंदर जोरों से ठहाके लगाकर हंस रहा होता है तो बाहर से बस मुस्कुरा रहा होता है और उसे इस समय जानवी काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी, जिसे देखकर शौर्य का मन कर रहा था वो अभी ही जानवी को अपनी बाहों में भर ले, मगर वो ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि उसकी और जानवी की शादी जल्दबाजी में हुई। वह दोनों ही एक दूसरे को जानते तक नहीं है। जानवी की वैसी हालत देखकर शौर्य घड़ी में समय देखता है तो दिन कुछ समय बाद ही निकलने वाला था, जिसे देखकर शौर्य बोला, तुम कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ। इतना बोल वह बेड पर जाकर लेट जाता है और अपनी पीठ जानवी की तरफ कर लेता है तो जानवी एक गहरी सांस लेती है। शौर्य की शर्ट को अपने सीने से लगाकर वैसे ही खुद भी लेट जाती है और लेटते ही उसकी आंखें लग जाती है और वह तुरंत ही गहरी नींद में चली जाती है। सुबह के करीब 6 बजे जब शौर्य की आंखें खुलती है तो उसे अपने सीने पर कुछ भारी सा महसूस होता है, जिसे महसूस कर जब शौर्य अपनी नजरें झुकाकर नीचे देखता है तो उसकी आंखें अचानक से डार्क हो जाती है और उन डार्क आंखों में
काफी सारा गुस्सा छा जाता है। मगर अगले ही पल शौर्य को होश आता है। कल रात ही उसकी शादी हुई और उसकी बाहों में जो लड़की है, जो बड़े ही आराम से उसके सीने से लगी सो रही है, जिसे वैसे सोते हुए पाकर शौर्य बस उसे ही ध्यान से देखने लगता है, जो बहुत ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही थी, बिल्कुल किसी परी की तरह। शौर्य बस बड़े ही ध्यान से जानवी को देखे जा रहा था और उसे देखते हुए ही शौर्य की नजर जानवी के गुलाबी होठों पर पड़ती है, जो मखमल की तरह सॉफ्ट थे, जिन्हें देख शौर्य की नजर बस जानवी के होठों पर ही थम सी जाती है, जो उसे खुद की तरफ बढ़ने के लिए इनवाइट कर रहे थे, जिन्हें वैसे देखकर शौर्य को अपना गला सूखता सा महसूस होता है। साथ ही अपनी बॉडी पर एक अलग ही कंपन फील होती है, जिसकी वजह से वो जल्दी से अपनी नजरें जानवी से हटा अपने ही मन में बोला, ये क्या हो रहा है मुझे? मैं तो इस लड़की को जानता तक नहीं और इसे देखकर मेरे दिल में एक अलग सा एहसास जाग रहा है, जो आज तक कभी किसी और लड़की के लिए नहीं जगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इतना सोचकर ही शौर्य धीरे से जानवी को खुद से दूर कर देता है और उसका सर पिलो पर रख उठकर खुद बाथरूम में चला जाता है और खुद 15 मिनट में ही फ्रेश होने के बाद वह अपने रूम से बाहर निकल जाता है। शौर्य कमरे से निकलकर सीधे हॉल में जाता है और हॉल में आते ही उसकी नजर वहां पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी पर पड़ती है, जिसके बगल में ही एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी, जो दोनों ही ओर से काफी एलिगेंट नजर आ रहे थे। उन दोनों को वहां पर देखकर शौर्य की आंखें बेहद ज्यादा सख्त हो जाती है और वह अपनी उन्हीं सख्त आंखों से उन दोनों को देखकर बड़े ही बेरुखेपन के साथ ही बोला, आप दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? बूढ़ा आदमी शौर्य को देखकर खुद सवाल करते हुए ही बोला, क्या तुमने शादी की? वो भी अपने 25 साल पूरे होने से पहले? अगर तुमने शादी नहीं की है तो तुम्हें इस घर को और हमारी कंपनी को सभी को छोड़कर जाना होगा। और वो भी बिना कोई बहस किए ही। इतना बोल वह बुजुर्ग आदमी शांत हो जाता है। बूढ़ी औरत, मैंने सुना कल तुम सनाया से शादी करने वाले थे, मगर सनाया तुम्हें शादी से पहले ही छोड़कर भाग गई। इतना बोल वह औरत अपनी भौहें आपस में सिकोड़कर उसे देखने लगती है। उन दोनों की बात सुनकर जैसे ही शौर्य कुछ बोलने को होता है, ठीक वैसे ही वहां पर एक लड़के की आवाज आती है, जो बाहर से घर के अंदर आते हुए ही बोला, किससे पूछ रहे हो आप दादू? और क्या पूछ रहे हो? शादी और इसकी हो ही नहीं सकती। जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी, वह लड़की तो इसे छोड़कर कब का यहाँ से 9-2-11 हो गई, वो भी इसे छोड़कर। और सुबह के 5 बजते ही ये पूरे 25 साल का हो चुका है और आपकी बनाई वसीयत के हिसाब से 25 साल पूरे होने के पहले अगर इसने शादी नहीं की तो इसे अपना घर, बिजनेस सब कुछ छोड़कर जाना होगा। मुझे लगता है अब समय आ गया इसे यहाँ से भेजने का। इतना बोल वह लड़का आकर सीधे शौर्य के सामने खड़ा हो जाता है। बड़ी अकड़ के साथ शौर्य को घूरने लगता है तो दादा और दादी दोनों उन दोनों लड़कों को देखने लगते हैं, जो दोनों ही एक दूसरे को खा जाने वाली नजरों से देख रहे होते हैं, जिन्हें वैसे एक दूसरे की तरफ देखते हुए पाकर वह बूढ़ा कपल दोनों को ही देखने लगता है। तभी शौर्य उन तीनों को देख मुस्कुराया और धीरे से हाथ से 2 बार ताली बजाता है, जिसके ऐसा करते ही अचानक से उस हॉल का सारा माहौल चेंज सा हो जाता है। जिसके ऐसा करते ही अचानक से उस हॉल का सारा माहौल चेंज सा हो जाता है, जिसे देखते ही उन तीनों की आंखें हैरानी से फैल जाती है और शौर्य की डेविल स्माइल बढ़ जाती है। जैसे ही शौर्य अपने हाथों से 2 बार तालियां बजाता है, ठीक वैसे ही सारे हॉल का माहौल एकदम से चेंज हो जाता है और वहां पर मौजूद
उन 3 लोगों के चेहरे के अचानक से रंग ही उड़ जाते हैं, जिनके चेहरे के रंग उड़े देखकर शौर्य की आंखें चमक उठती है और वह उन तीनों को ही देखने लगता है। तो वह तीनों हॉल के चारों तरफ दीवार पर दिख रहे फोटो और वीडियो को घूरे जा रहे होते हैं, जिसमें घर के अंदर ही बड़ा सा शादी का मंडप था। शौर्य की शादी किसी लड़की के साथ हो रही थी, तो किसी फोटो में शौर्य उस लड़की की मांग भर रहा था, तो किसी में उसके गले पर मंगलसूत्र पहना रहा था और किसी में उस लड़की को गोद में उठाए ही फेरे ले रहा था। साथ ही वहां पर शादी का वीडियो भी प्ले हो रहा था, मगर किसी में भी लड़की का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। उन तीनों के चेहरे के उड़े हुए रंग देखकर शौर्य अपनी धीमी मगर डेविल वॉइस में बोला, आज मेरा रिसेप्शन और बर्थडे पार्टी दोनों है, तो आप तीनों रात ठीक 8 बजे आना मत भूलना। वैसे भी आप दोनों के पोते की शादी हुई है, नई बहू आई है इस घर में और मेरे जीवन में मेरी पत्नी आई है, तो बड़े होने के नाते आप दोनों का आशीर्वाद देना तो बनता ही है। इतना बोलकर वह मुस्कुराते हुए ही अपने दादा दादी को देखने लगता है। तो शौर्य की बात सुनकर उस लड़के के चेहरे पर गुस्सा छा जाता है और वह वैसे ही गुस्से में शौर्य को देख बोला, तुमने सच में शादी की है या कोई नाटक है? वैसे भी इस लड़की का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है, तो फिर हम कैसे माने तुम्हारी शादी हुई भी है? उस लड़की की बात पर दादाजी बोले, शान, तुम जाओ यहाँ से। शान चिढ़ते हुए, पर दादाजी, पर कुछ नहीं, जाओ तुम यहाँ से। इतना बोल वह शान को घूर कर देखते हैं, तो शान वहां से गुस्से में ही चला जाता है, जिसके वहां से जाते ही दादाजी अपनी सख्त आवाज में बोले, मुझे लगा नहीं था तुम्हारी शादी कभी हो पाएगी, वो भी ऐसे, पर जो भी हो मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए। और जैसा कि वसीयत में लिखा था, तुम्हारे 25 साल के होने से पहले अगर तुम शादी करते हो तो तुम्हें तुम्हारे हिस्से की आधी प्रॉपर्टी मिलेगी। ठीक वैसे ही आज तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी मिल जाएगी। इतना बोलकर दादाजी मुस्कुराते हुए ही शौर्य को देखते हैं, तो दादी माँ भी अपने होठों पर मुस्कान लाकर बोली, हम अपनी बहू से शाम को मिलेंगे। इतना बोल वह अपनी जगह से खड़ी होती है, फिर दादाजी के साथ वहां से चली जाती है। जिन्हें जाते हुए देखकर शौर्य अपने मन में बोला, हाँ बिल्कुल दादी माँ, शाम को तो आपको आना ही होगा और तैयार हो जाइए शाम को मिलने वाले सदमे के लिए, क्योंकि आज रात कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा और आप सोच भी नहीं सकते हो। आज आपको सिर्फ सदमा ही नहीं लगेगा, बल्कि आपको हार्ट अटैक आते हुए भी बचेगा। वैसे भी आप सबने मुझसे वो छीनना चाहा जो मेरा है। ये घर मेरे मॉम डैड का है, वो सारा बिजनेस मेरे डैड का है, जिसे उन्होंने खून पसीने की मेहनत से खड़ा किया था, और आपने मुझसे मेरे पापा का बिजनेस छीनने की कोशिश की। ये शौर्य मेहता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है, इसलिए तैयार हो जाइए रात में लगने वाले सदमे के लिए। इतना बोल शौर्य अपनी आंखों में नफरत और गुस्सा लिए ही अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकालकर उसमें अपने असिस्टेंट रोहन का नंबर डायल कर देता है। अभी 2 रिंग ही गई थी, उतने में ही रोहन कॉल रिसीव कर बोला, बॉस, पार्टी की सारी तैयारी हो जाएगी, आप फिक्र मत करिए, 3 घंटे के अंदर ही सारा विला रेडी हो जाएगा। शौर्य अपनी खतरनाक आवाज में, जो मैंने तुम्हें बोला था करने के लिए वो हो गया? रोहन हाँ में सर हिलाकर, हाँ बॉस, सारे पेपर रेडी हैं और उन्हें मैंने खुद रेडी करवाया है और मीडिया को भी आज की पार्टी में इनवाइट किया है, ताकि आप जो करने वाले हो उसे सारी दुनिया जान सके। इतना बोल रोहन शांत हो जाता है। रोहन की बात सुनकर शौर्य कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और वहीं सोफे पर बैठकर अपनी आंखों को बंद कर रात में होने वाली पार्टी के बारे में सोचने लगता है। और थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद शौर्य वहां से बाहर निकलकर अपने गार्ड के साथ
ऑफिस के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ शहर में ही एक बड़े से घर के अंदर एक लड़का अपने हाथ में पकड़ी वाइन की गिलास जमीन पर फेंक अपने सामने खड़े आदमियों को देख बेहद गुस्से में चिल्लाया, कहाँ गई वो लड़की? मुझे वो लड़की चाहिए। सुना तुम लोगों ने? मुझे जानवी चाहिए, किसी भी हाल में चाहिए। वो बचकर भाग नहीं सकती मेरी कैद से। उसे मेरी कैद में वापस आना होगा। उसे मेरी जिंदगी में वापस आना ही होगा। मुझे जानवी चाहिए, मुझे जानवी चाहिए। जाओ, जाकर ढूंढो उसे, वो बचकर ज्यादा दूर नहीं गई होगी। मुझे वो चाहिए, किसी भी हाल में, जिंदा चाहिए। ये बोलते हुए ही वह लड़का पागल की तरह बिहेव कर रहा होता है। तो उसकी बात सुनकर सामने खड़े सारे गुंडे डर जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं। सारे गुंडों के वहां से जाते ही वह लड़का अपने सामने रखे बहुत सारे छोटे पैकेट में से एक पैकेट को फाड़कर उसमें रखे पाउडर को अपने हाथ में निकाल उसे सूंघने लगता है और अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस ड्रग को लेते हुए ही बोला, जानवी, कहाँ बचकर भागोगी और कब तक बचकर भागोगी? तुम्हें मेरे पास आना ही होगा जानवी। इतना बोल वह अपनी आंखों को खोलता है और सामने दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर जो जानवी की होती है उसे देख उसके पास जाकर जानवी की तस्वीर में अपने हाथों को फेरते हुए बोला, तुम्हें मेरे पास आना ही होगा। तुम्हें जल्द ही मेरे पास आना होगा और जब तुम मेरे पास आओगी तब मैं तुम्हारे उस नाजुक बदन के साथ खेलूंगा। तुम्हें अपने बिस्तर पर ले जाकर तुम्हारे साथ अपनी प्यास बुझाऊंगा। तुम्हारे जिस्म से अपने जिस्म को जोड़ मिलाकर तुम्हें अपना बना लूंगा। तुम्हारे हर एक अंग में अपनी छाप छोड़ दूंगा। तुम दर्द से तड़पती रहोगी और तुम्हारी उस दर्द से भरी आवाज को सुनकर मुझे वो सुकून मिलेगा जिसके लिए तुमने मुझे 2 सालों से तड़पाया है। बहुत जल्द ही तुम मेरी बाहों में होगी जानवी। जानवी की जब नींद खुलती है तो वह अंगड़ाई लेते हुए उठती है क्योंकि उसे नींद काफी अच्छे से जो आई थी। जानवी जवाई लेते हुए ही चारों तरफ देखती है तो खुद को एक अनजान जगह पर पाकर पहले तो जानवी बुरी तरह से डर जाती है और डर की वजह से उसकी आंखें कांप जाती है। वह जल्दी से नजरें झुकाकर खुद को देखती है तो वह एक अलग ही शादी के जोड़े में खुद को पाकर पहले बुरी तरह से डर जाती है, मगर अगले ही पल उसे यह होश आता है वो जैसा सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है। वो उस हैवान की कैद में नहीं है बल्कि वो एक सुरक्षित जगह पर है और आधी रात में ही उसकी शादी हुई है, वो भी एक अनजान इंसान के साथ। ये सोचकर वह एक राहत की सांस लेती है और उस बड़े ही बेहद आलीशान से कमरे को देखने लगती है जो काफी ज्यादा सुंदर था, इतना कि एक नजर देखो तो नजरें ही ना हटा पाओ। वह कमरा इतना ज्यादा बड़ा और 7 स्टार होटल की तरह था कि कमरे में ही सारी सुख सुविधा का हर सामान मौजूद था। जानवी बस उस कमरे की खूबसूरती में खोती ही चली जा रही थी कि तभी उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ती है जिसे देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है और परेशान सी होते हुए खुद को देखती है जो अभी भी शादी के जोड़े में ही थी। जानवी अब इतना क्या सोच रही है, चल उठ और जाकर सबसे पहले फ्रेश हो जा। मगर तू पहनेगी क्या? तेरे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, तो फिर तू क्या पहनेगी? और कमरे में तो वह भी नहीं दिख रहे जो मैं उनसे बोल सकूं। ये सोचकर ही जानवी काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। जानवी और शौर्य का रिश्ता क्या मोड़ लेकर आता है, देखिए कहानी के अगले भाग में। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें।